Hello students, welcome to the second part of first unit power system. In this part we will discuss about the layout of different power systems. Okay, so now first is the hydropower plant, or as we already discussed in the previous part, that hydropower plant is the dam-based power plant in which we use the energy of water to convert that energy into the electrical energy. Okay, so as you can see in the picture, a dam is shown. ठीक है, this is a dam and this is the water reservoir present here and the heads are here. यहाँ से हम क्या करते हैं, पानी जो वाटर होता है उसको ट्रांसफर करते हैं नीचे की तरफ. ठीक है, ये रिवर्स में आगे छोड़ दिया जाता है. तो इस स्पीड का यूज करके हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं. दिस इज द जनरेटिंग स्टेशन. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. So this is the animated form or the GIF of the hydropower plant. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजर्वायर है वहाँ से वाटर जाता है और इस टरबाइन को रोटेट कराता है और दिस टरबाइन इज डायरेक्टली कपल्ड टू द पावर हाउस, ठीक, या फिर जनरेटर, एंड दिस जनरेटर जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसफर टू द थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन टू द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एंड देन जो भी हमारा वाटर बचता है उसको हम आगे रिवर में ट्रांसमिट कर देते हैं. ठीक है, सेम डायग्राम इज हियर. So what is the working principle? I already explained that potential energy is the energy which is a substance has due to its position or state. The water behind a dam has potential energy. ठीक है, तो जो डैम के पीछे वाटर हमने स्टोर करके रखा है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी का ही यूज़ करते हैं, वाटर की उसी एनर्जी का यूज़ करते हैं टू रोटेट द टरबाइन. ठीक है, तो जो वाटर होता है वो हमारा फोर्सफुली आता है. ठीक है, टनल के थ्रू, पेनस्टॉक के, जिसको हम पेनस्टॉक बोलते हैं, उसके थ्रू आता है और टरबाइन को रोटेट कराता है और टरबाइन जो डायरेक्टली कपल्ड है हमारी जनरेटर के साथ उसको रोटेट कराती है. सिंपल कंसेप्ट है. और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है ना वो ये कि किसी तरह से हमें जनरेटर को रोटेट कराना है और जनरेटर को रोटेट करने के लिए हम टरबाइन का यूज़ करते हैं. ठीक है, और फिर हमें ये देखना होता है कि हम टरबाइन को कैसे रोटेट करा सकते हैं. इन दिस पर्टिकुलर पावर प्लांट हम डायरेक्टली वाटर का यूज़ कर रहे हैं टू रोटेट दी टरबाइन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिस इज द लेआउट ऑफ अ पावर सिस्टम. ठीक है, और द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वी विल डिस्कस वन बाय वन. लाइक फर्स्ट इज वाटर रिजर्वायर. तो जो वाटर हम स्टोर करके रखते हैं बिहाइंड द डैम, डैम से पहले जो वाटर स्टोर करके रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर रिजर्वायर बोलते हैं, जिसमें वाटर को स्टोर करके रखा है. कितना वाटर स्टोर है हमारे पास. जो लेवल होता है वाटर का रिजर्वायर का उसको हम बोलते हैं हेड वाटर लेवल. ठीक है, ये जो लेवल है हमारे पास कि इतना वाटर अवेलेबल है, दिस इज द वाटर लेवल हेड. ठीक है, जब एक लेवल से ऊपर होता है तो हमें पानी को रिलीज करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट है डैम. डैम का क्या काम है, डैम का जो मेन मोटिव है वो है डैम का जो सॉरी डैम का जो मेन मोटिव है वो है वाटर को स्टोर करके रखना. ठीक है, उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर खड़ी करनी पड़ती है जो कि ताकि वाटर को हम स्टोर कर सकें. ठीक है, और जो इनकमिंग वाटर आ रहा है और एक लार्ज क्वांटिटी में इसको स्टोर करें ताकि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम उसको इंक्रीज करा पाएँ. ठीक है, तो ये पहला रिजर्वायर हमने डिस्कस किया, डैम को डिस्कस किया. देन हमारे पास नेक्स्ट आता है गेट. तो जो वाटर यहाँ आ रहा है उसको हमें कितना पास करना है, कब पास करना है, इसको रेगुलेट करने के लिए, जो वाटर का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए गेट का यूज़ होता है. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जो बैराज होते हैं वहाँ पे भी छोटे छोटे गेट लगे होते हैं. तो जनरली वाटर को इसी तरह के गेट्स लगे होते हैं जो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं कि कितना वाटर हमें पास करना है. ठीक है, तो दिस इज द गेट. ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट इज प्रेशर टनल. प्रेशर टनल कैरीज दी प्रेशराइज्ड वाटर. यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जितना हम नीचे की तरफ चलते जाते हैं उसमें एनर्जी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाती है. तो क्या होता है कि ये जो वाटर है जब यहाँ से निकलेगा तो इसमें बहुत प्रेशराइज्ड वाटर होता है. ठीक है, तो ये जो टनल जिसको कैरी करते हैं इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रेशर टनल. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. स्पिलवे. स्पिलवे क्या होता है कि स्पिलवे बेसिकली होता क्या है कि जो एक्सेस वाटर हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो वाटर है वो हाई, जो लेवल हमने डिसाइड किया है डैम में उससे ज़्यादा होने लगे तो क्या कर सकते हैं, अगर ज़्यादा वाटर लेवल होगा तो डैम को डैमेज हो सकता है. तो हम क्या करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं. जो एक्सेस वाटर हमारा हो जाता है उसको हम रिवर्स में पास कर देते हैं या फिर जो कैनाल्स होती हैं उसमें पास कर देते हैं. तो कोशिश ये होती है कि डैम में जितना एक फिक्स लेवल है उससे ज़्यादा वाटर ना हो. तो उसके लिए स्पिलवे का यूज़ किया जाता है टू एक्यूमुलेट द एक्स्ट्रा वाटर. ठीक है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डैम. ठीक,
नेक्स्ट है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का यूज किया जाता है कि सर्ज टैंक क्या होता है कि इट इज ए स्मॉल रिजर्वायर टैंक, ठीक है, जिसमें वाटर लेवल घटने या बढ़ने या चेंज की वजह से जो सप्लाई हमारी टरबाइन है उसमें जो वाटर हमारा हम जो प्रेशर हमें क्रिएट करना है उसका यूज में क्या आता है। बेसिकली क्या होता है, टैंक होता है जिसमें पहले से ही वाटर हमारा फिल हुआ रहता है, ठीक है। मान लीजिए पीछे से वाटर का प्रेशर कम हो रहा है तो सर्ज टैंक का यूज करके हम वाटर के प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या वाटर की जो स्पीड है उसको रेगुलेट डीरेगुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सर्ज टैंक होता है। दिस इज द सर्ज टैंक। नाउ नेक्स्ट इज पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या होता है, हमारे पास पाइप होता है जिसके थ्रू हम जो वाटर होता है उसको हम आगे ट्रांसफर करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इनलेट वॉल्व। यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है। वॉल्व क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि जो कितना प्रेशर, किस प्रेशर से वाटर को हमें टरबाइन पे भेजना है। तो जितना प्रेशराइज वाटर होगा वो हमें टरबाइन पे भेजना होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाटर आता है गेट के थ्रू हुआ, प्रेशर टनल से होता हुआ सर्ज टैंक पे आता है, फिर पेन स्टॉक से होता है वॉल्व पे आता है। वॉल्व को हमें रिलीज करना होता है। यहाँ से वाटर डायरेक्टली आपका किस पे जाता है, हाइड्रोलिक टरबाइन पे जाता है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन जनरली क्या होती है, टरबाइंस होती हैं, ठीक है। जब ये प्रेशराइज वाटर इस टरबाइन पे जाता है तो क्या करता है, इस टरबाइन को रोटेट कराना शुरू करता है। और ये टरबाइन क्या होती है, डायरेक्टली कपल्ड होती है जनरेटर से, ठीक है। दिस इज द जनरेटर। इस जनरेटर से कपल्ड होती है। तो जब ये टरबाइन रोटेट करती है तो इट दिस टरबाइन रोटेट द जनरेटर, ठीक है। और दिस जनरेटर देन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो ये टरबाइन होती है इसको हम प्राइम मूवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम मूवर हमारा वो होता है जो हमारे जनरेटर को प्राइमरीली मूव कराने के लिए यूज करते हैं। इट कैन बी टरबाइन, ठीक है, और इट कैन बी डीजल इंजन एज वेल इन ए डीजल पावर प्लांट। सो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो हमारा प्राइम मूवर है वो टरबाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, जब वाटर टरबाइन पे आता है तो जो वाटर डिस्चार्ज होता है, ठीक है, तो वो इस ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू रिवर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू जो हमारा एक्सेस वाटर होता है, जो टरबाइन पे वाटर हमारा बार बार उसको रोटेट करा रहा है, दैट एक्सेस वाटर इज जो उसको हम क्या करते हैं, रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। और डिस्चार्ज करने के बाद जो हमारा वाटर लेवल होता है रिवर्स में, खासतौर से जो वाटर का रिवर का लेवल होता है, ठीक है, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, टेल वाटर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड पाइलोन। दीज आर दी पार्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। लाइक आई ऑलरेडी सेड दैट कि जो हाइड्रोलिक टरबाइन होती है उसको हम जनरेटर से रोटेट कराने के लिए यूज करते हैं। जब जनरेटर हमारा रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके लिए हमारा ये जनरेटर पार्ट हो गया। फिर हम उसको आगे ट्रांसफार्मर को भेजते हैं, ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और फिर इसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आगे सेंड कर दिया जाता है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो पावर लाइन्स होती है, उनको हम पाइलोन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस पाइलोन वर्ड इज यूज फॉर द पावर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नाउ वी कैन क्लासीफाई द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज हेड पावर प्लांट। हेड पावर प्लांट मतलब जिसमें जो वाटर का हेड होता है वो 500 मीटर से ज़्यादा का होता है, ठीक है। और इस तरह के टरबाइन में हम जो यूज करते हैं दैट इज पेल्टन वाटर टरबाइन। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पेल्टन वाटर टरबाइन। हियर द वाटर जेट कम्स फ्रॉम हियर, और यहाँ से हम ये टरबाइन पे जाता है और इस टरबाइन को रोटेट कराता है। एंड दिस टरबाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी बैक साइड में जनरेटर है, इसके जनरेटर से कनेक्ट होती है। जब ये मूव करता है जनरेटर मूव करता है, ठीक है। तो ये हमारी पेल्टन टरबाइन हो गई जिसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज मीडियम हेड, जहाँ पे हेड जो हमारा होता है 80 to 500 मीटर का होता है, और उसमें हम फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं। दिस इज द फ्रांसिस टरबाइन। यहाँ से इसमें वाटर जाता है अंदर, इसको रोटेट कराता है, एंड देन दिस एज यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि ये टरबाइन से डायरेक्टली जनरेटर कपल्ड है और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज लो हेड पावर प्लांट, जिनमें हमारा जो वाटर हेड होता है वो 1.5 मीटर से 80 मीटर तक का हो सकता है। और इसमें जो हम टरबाइन यूज करते हैं वो हमारी कैल्पलन टरबाइन होती है या फ्रांसिस टरबाइन होती है, जो इस तरह की कुछ होती है। यहाँ से हमारा वाटर इंजेक्ट होता है और फिर इस टरबाइन को रोटेट कराता है, ठीक है। तो दीज आर दी मेजर टाइप्स ऑफ टरबाइंस यूज्ड इन दी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। So now we discuss the advantage of hydroelectric power plant या हाइडल पावर प्लांट। द मेन जो एडवांटेज है वो क्या है कि दिस इज द रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए यू नॉट नीड टू पे, आपके लिए फ्री है वाटर। तो हमें केवल मेंटेनेंस और ऑपरेशन चार्ज होते हैं। जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है या जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है दैट इज वेरी लो, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ प्लांट जो होती है वो चेंज नहीं होती है। आपका वाटर आता रहेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और
जब हम डैम बना देते हैं तो डैम का और भी बहुत फायदा होता है, इरिगेशन में उसका यूज किया जाता है, फ्लड्स पे कंट्रोल किया जा सकता है, फिशरीज के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, और इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, 100 to 125 ईयर। ठीक, और जो इसमें पावर प्लांट यूज होता है उसको डोमेस्टिक पावर सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नाउ नेक्स्ट इज द थर्मल पावर प्लांट और कोल बेस्ड पावर प्लांट। ठीक है, सो इन कोल बेस्ड पावर प्लांट एज आई ऑलरेडी डिस्कस, जो मोर देन 60% जनरेशन होता है हमारा वो कोल बेस्ड होता है, थर्मल पावर प्लांट से होता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन पावर प्लांट होता है, और इसमें जो कोल हम यूज करते हैं दैट इज बिट्यूमिनस कोल और ब्राउन कोल, जो कि इजीली अवेलेबल है इंडिया में। ठीक है, तो इस कोल का क्या करते हैं, 5 to 16% ऐश में चला जाता है, जबकि 8 to 33% जो होता है वोलेटाइल कंटेंट होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जो मेन चीज आती है वो है साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन फॉर थर्मल पावर प्लांट, कि हमें साइट सेलेक्ट करते हुए क्या क्या देखना होता है। तो सबसे पहले जो फैक्टर होता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड। जहाँ पे हम प्लांट को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उस लैंड की कॉस्ट क्या है, दैट कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ठीक है, ताकि क्योंकि थर्मल पावर प्लांट के लिए बहुत बड़ा एरिया रिक्वायर्ड होता है, तो कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए ताकि जो हमारी कॉस्टिंग है वो मिनिमम है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरी चीज ये, जब भी हम कोई पावर प्लांट लगाते हैं तो कोशिश ये करते हैं उसको पब्लिक एरिया से थोड़ा दूर रखा जाए, क्योंकि इसमें हमारे पॉल्यूटेंट होते हैं, कंटेंट जो होते हैं, जो जब हम कोल को बर्न करते हैं तो पॉल्यूशन हमारा होता है, तो वो हमारी पॉपुलेशन को इफेक्ट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है हमें। वाटर की स्टीम बनाते हैं कोल को हीट कर बर्न करके, और उस वाटर का ही यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने पावर प्लांट इंस्टॉल कर दिया और वहां पे फ्यूल को कैरी नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि कोल जो होता है वो बाय ट्रक्स और बाय ट्रेन हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो इस तरह की साइट को हमें सेलेक्ट करना होता है जहां पे हम फ्यूल को इजीली कैरी करा सकें। ठीक है, टाइप ऑफ लैंड। इस तरह के पावर प्लांट के लिए क्या होता है कि हमें प्लेन लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, हमको ऐसी लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हिल एरियाज है वहाँ पे हम इसको नहीं इंस्टॉल करते हैं, हम प्लेन लैंड का यूज़ करते हैं इसके लिए जनरली, ताकि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो जाए और जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो इजीली अवेलेबल हो पाए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ हैज ऐश हैंडलिंग, क्योंकि जब आप कोल को बर्न करते हैं, इस पावर प्लांट में कोल को बर्न किया जाता है, तो उससे ऐश बहुत ज़्यादा निकलती है। उस ऐश को हमें हैंडल करना होता है, उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे उस ऐश को हम डिस्पोज कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको कहीं भी इधर उधर आप उसको नहीं फेंक सकते। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हम साइट सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे हमें ये चेक करना जरूरी होता है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या हम वहाँ पे अपना कोल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाई ट्रक्स हो गया या बाई ट्रेन हो गया, बाई एनी मीन हमको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए वहाँ पे। ठीक है, नाउ इफ वी कम ऑन द कंपोनेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, मेन इज कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे हमें कोल को स्टोर करके रखना होता है उसको हम कोल्ड स्टोरेज बोल देते हैं। कोल हैंडलिंग, ठीक है, यहाँ पे कोल को क्या किया जाता है, पल्वराइज किया जाता है फर्नेस में भेजने से पहले। ठीक है, और उस पल्वराइज कोल को फिर हम बॉयलर फर्नेस में भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉयलर। बॉयलर क्या काम करता है, ये वाटर को हाई प्रेशर की स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर एक फर्नेस लगी होती है जिसमें कोयला बर्न करते हैं हम लोग, और उससे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का यूज क्या करते हैं, जो एयर हम बॉयलर में भेजते हैं फॉर हीटिंग पर्पस। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसकी ड्राइनेस को थोड़ा बढ़ा देता है ताकि वो हेल्प करे फ्यूल को और ज्यादा अच्छे से बर्न होने में। ठीक है, तो उसको हम एयर प्री हीटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या करता है, जैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है, इट इकोनोमाइज द वर्किंग ऑफ बॉयलर। अब ये कैसे इकोनोमाइज हो सकती है, जो वाटर हमारा हम उसको फीड कर रहे हैं बॉयलर में, अगर वो पहले से बहुत ज्यादा ठंडा है तो उसको बर्न करने में बहुत ज्यादा हमको एनर्जी चाहिए होगी, तो हम क्या करते हैं, जो वाटर होता है, ठीक है, तो जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, गैसेस हमारी बर्न हो रही है, उन्हीं गैसेस का हम यूज करते हैं, पहले से ही वाटर को थोड़ा गर्म करते हैं और उस हॉट वाटर को ही हम बॉयलर में देते हैं ताकि उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो। तो जब हम पहले से ही हॉट वाटर को इकोनोमाइजर में देते हैं तो वहां पे वो क्या करता है, उसको इजीली बर्न करता है, इजीली स्टीम में कन्वर्ट करता है और आगे ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है टरबाइन।
टरबाइन को हमने पहले डिस्कस किया, स्टीम का प्रेशर होगा और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वाटर एनर्जी को या स्टीम एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो भी है उसकी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए टरबाइन का यूज किया जाता है और फिर उस टरबाइन से जनरेटर को रोटेट कराया जाता है। तो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। नाउ दी डिस्पोजल पार्ट या जो एश स्टोरेज, जो एश जनरेट होती है उसको स्टोर करना होता है, तो उसके लिए एश स्टोरेज होता है, ठीक है। डस्ट कलेक्टर होता है, जो डस्ट पार्टिकल हमारी गैस जलने पर उनको रिलीज करने से पहले कलेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम चिमनी से रिलीज करेंगे तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। कंडेंसर होता है, कंडेंसर क्या होता है, क्योंकि हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत हॉट टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका, तो हम क्या करते हैं उसमें उसको कंडेंस करते हैं, उसको लो प्रेशर पे लेके जाते हैं और कूलिंग टावर में और उसको ठंडा करते हैं, फिर रिसाइकल करते हैं वाटर को। कूलिंग टावर्स में ये सारा प्रोसेस होता है। चिमनी का क्या काम होता है, चिमनी आर बेसिकली यूज्ड टू रिलीज द बर्न गैसेस, ठीक है। सो फीड वाटर पंप का क्या यूज होता है, फीड वाटर पंप होता है वाटर को वापस बॉयलर में भेजने के लिए पंप का यूज किया जाता है। तो बेसिकली दिस इज द लेआउट ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट। हियर यू कैन सी, यहाँ पे कोल को स्टोर करते हैं, कोल को हैंडल किया जाता है, फिर उसको बॉयलर में किया जाता है। ये एक फर्नेस लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोल बर्न होता है और यस बॉयलर में वाटर को बर्न करते हैं, ठीक है। बॉयलर में बर्न करने के बाद इसको सुपर हीटर पे भेजा जाता है, ठीक। जो स्टीम होती है वो उसको और ज़्यादा हीट करती है, प्रेशराइज करती है और फिर इसको टरबाइन पे भेजा जाता है। टरबाइन रोटेट होता है, जनरेटर को रोटेट कराता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दिस इज द मेन प्रोसेस। बट इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, इन सबका क्या काम है। जैसे कि पहले भी हमने बताया था, क्योंकि फर्नेस में फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें क्या जरूरत है, एयर की रिक्वायरमेंट है, तो एयर यहाँ से आती है, तो ये प्री हीटेड एयर होती है, ठीक है। इस एयर का हम यूज़ करते हैं, जो हमारी यहाँ से गैसेज निकल रही है, बर्न गैसेज, उसको हम इकोनोमाइजर में यूज़ करते हैं। इकोनोमाइजर में हम क्या करते हैं, जो कंडेंसर से वाटर आ रहा है, भाई टरबाइन से वाटर आया, कंडेंसर में क्या ठंडा हुआ, इस ठंडे पानी को हम क्या करते हैं, इकोनोमाइजर में भेजते हैं। इकोनोमाइजर इसको थोड़ा सा गर्म करता है और फिर वाटर वापस बॉयलर में जाता है, ठीक है। तो ये काम करते हैं एक तो इकोनोमाइजर, ठीक, और फिर जो भी हमारी गैसेज होती हैं यहाँ से निकल कर चिमनी के थ्रू पास आउट हो जाती हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पार्ट है वो यहाँ हो रहा है। ये सब पार्ट जो है इस बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और फर्नेस से फिर जो हमारे डिस्पोजल होता है ऐश का, उसकी हैंडलिंग की जाती है, उसको स्टोर किया जाता है, देन उसको डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ पावर प्लांट, ठीक है। इसमें हमने पहले ही बताया, जो पल्वराइज्ड कोल होता है उसको बॉयलर में भेजा जाता है जलाने के लिए, फिर जो पानी उसमें होता है बॉयलर में उसको हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस हाई प्रेशर स्टीम को हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर स्टीम को हम टरबाइन उसकी ड्राइनेस को खत्म करते हैं, ठीक है, एयर उसके पास जाके, और जो सुपर हीटेड स्टीम होती है उसको टरबाइन के ब्लेड पे हम लोग भेजते हैं, ताकि वो हाई स्पीड से ब्लेड को रोटेट करा पाए। उससे जनरेटर अटैच होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए, ठीक है, टरबाइन रोटेट होती है। इस तरह से हमारी पूरी ये प्रोसेस है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। द मेन थिंग अगेन इज टू रोटेट द टरबाइन। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में हमने किया था, वहाँ पे हम वाटर एनर्जी का यूज़ कर रहे थे टरबाइन को रोटेट करने के लिए। बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी टरबाइन है, बट उस टरबाइन को रोटेट कराने के लिए हम स्टीम का यूज़ कर रहे हैं, एंड द रेस्ट प्रोसेस इज सेम। एक बार टरबाइन आपने रोटेट करा लिया, प्राइम मूवर को रोटेट करा दिया, प्राइम मूवर के रोटेट करते ही आपका जो जनरेटर है वो रोटेट करेगा, और अगर जनरेटर रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और आप उसको यूज कर पाते हो। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन पावर प्लांट। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। जनरेशन ऑफ पावर इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर, इसकी जनरेशन चलती है। लाइक हाइड्रो पावर प्लांट में सीजन का थोड़ा लिमिटेशन है, इन रेनी सीजन बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल वाटर में होते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते हैं, वो उसको टरबाइन को डैमेज कर सकते हैं, बट दिस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। इनिशियल कॉस्ट इसकी लो होती है क्योंकि डैम वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्पेस भी एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कम रिक्वायर होता है, ठीक है। और इसको सबसे बड़ी बात है कि आप लोड सेंटर के पास में आप इंस्टॉल करा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, रिवर की रिक्वायरमेंट है या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसके लिए इसकी हम कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट इजीली कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फ्यूल मेजर डिफिकल्टी होती है। एफिशिएंसी ऑफ प्लांट बहुत कम होती है। पावर जनरेशन कॉस्ट हाई होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बिकॉज कोल
का यूज होता है, कोल को बर्न करना होता है, फ्यूल परचेस करना होता है, ऑल्सो द मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको पता ही है, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनका यूज किया जाता है, लाइक यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में आपको पता है जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की रिएक्शंस होती है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी का यूज करते हैं वाटर को हीट करने में, उसकी स्टीम बनाने में, एंड द रेस्ट प्रोसेस इज सेम एज इन कोल पावर प्लांट, एज इन थर्मल पावर प्लांट। मतलब आपको वाटर की स्टीम बनाने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। इन थर्मल प्लांट यू यूज कोल फॉर द थर्मल एनर्जी, and in nuclear power plant you generate heat from the nuclear reaction. This is the basic difference. Rest process is same. स्टीम जनरेट होती है, टरबाइन पे जाती है, टरबाइन को रोटेट कराती है, जनरेटर रोटेट होता है एज इन थर्मल पावर प्लांट। तो इसके लिए अगर साइट सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज होता है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन एंड एज वेल फॉर द ऑल्सो फॉर द एनिमल्स, ठीक है। सब जगह के लिए एनिमल आप इसको इजीली डिस्पोज नहीं कर सकते। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रेडियो एक्टिव फ्यूल को डिस्पोज करने की आती है कि इसको डिस्पोज कैसे करना है, ठीक है। तो उसका नेसेसरी अरेंजमेंट हमको करना पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में भी है, वहाँ पे भी, क्योंकि स्टीम में कन्वर्ट करना है। पॉपुलेटेड एरिया से बहुत डिस्टेंस पे इसको इंस्टॉल किया जाता है, ताकि जो रेडियो एक्टिविटी अगर कोई लीकेज होता है तो उससे पॉपुलेशन को डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को आपको देखना होता है कि ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाए। Now, if we talk about the component, the main component of a nuclear power plant is the nuclear reactor. This is the most important component of the nuclear power plant. यहाँ पे आपके रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं, ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में इतना ज़्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत इजी नहीं होता है, तो उसके लिए रिएक्टर्स बनाए जाते हैं उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो रिएक्टर होता है, इसको क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखिए इसमें सबसे पहले ये मॉडरेटर रॉड्स होती है। मॉडरेटर रॉड्स आपकी जनरली ग्रेफाइट की होती है। तो ये क्या करती हैं, आपकी जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन होते हैं, उसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। जो न्यूट्रॉन हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं इन चेन रिएक्शन, ठीक है, इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उसमें ये न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं, जो रिएक्शन होती है थोड़ा स्लो हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करना फिर इजी हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं रॉड, दीज आर दी कंट्रोल रॉड्स, जो कि हमारी कैडमियम की होती हैं, कैडमियम की रॉड्स होती हैं, ठीक है। और इन रॉड्स का फिर हम यूज करते हैं टू कंट्रोल दी चेन रिएक्शन। ये क्या काम करते हैं, जो आपके न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं चेन रिएक्शन में, उसको एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो चेन रिएक्शन की स्पीड होती है उसको हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल रॉड का यूज किया जाता है। एंड दीज आर द फ्यूल रॉड्स, ठीक है। जो फ्यूल हमारे यूरेनियम वगैरह होता है उसकी रॉड्स होती है, उसकी फ्यूल रॉड्स होती है, ठीक है। तो दो तरह के रिएक्टर्स होते हैं हमारे, एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है, एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो कूलेंट होता है, हमारा वाटर होता है, जो भी कुछ कूलेंट हम यूज कर रहे हैं, उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं करते। जो भी हीट जनरेट होती है उस हीट को एक्सचेंज करते हैं, हीट एक्सचेंजर लगा होता है, हीट को एक्सचेंज करते हैं टू दी कूलेंट, एंड जो कूलेंट होता है वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता है टू कन्वर्ट दी वाटर इनटू दी स्टीम, और फिर उससे हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं। लेकिन इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में हम डायरेक्ट वाटर का यूज करते हैं गर्म करने के लिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ जो हमारा वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, जो कूलेंट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि उसमें रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। बट इन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, जो पार्टिकल्स हैं, दैट कैन बी प्रेजेंट इन दी वाटर या और इन दी स्टीम, और वो पॉल्यूटेंट आपके टरबाइन को भी डैमेज कर सकते हैं। तो प्रीफर हमें यही किया जाता है, हमेशा प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को प्रीफर किया जाता है, हालांकि इट इज कॉस्टलियर देन द बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। नाउ द मेन कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इज हीट एक्सचेंजर, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पीडब्ल्यूआर। यहाँ पे हम हीट को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे में, ठीक है, कूलेंट को ट्रांसफर करते हैं हीट। थर्ड इज कूलेंट, कूलेंट का यूज किया जाता है, जो हीट ट्रांसफर होती है कूलेंट में, और फिर कूलेंट गर्म होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं,
स्टीम को जनरेट करते हैं। स्टीम टरबाइन की अगर हम बात करें तो जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में था, यहाँ से आगे का जो पार्ट्स और प्रोसेस है वो लगभग सेम है। स्टीम टरबाइन का यूज करते हैं रोटेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये टरबाइन अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड होती है, कपल्ड होती है। जब स्टीम टरबाइन रोटेट करेगी तो अल्टरनेटर रोटेट करेगा। एंड आफ्टर दैट वर्किंग की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का यूज होता है, जिसमें हीट एनर्जी जनरेट होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि 1 किलोग्राम यूरेनियम प्रोड्यूस हीट विच इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 4500 टन्स ऑफ हाई ग्रेड कोल। यानी कि 1 केजी यूरेनियम और 4500 टन अगर हम अच्छा वाला कोल को बर्न करें तो जो उससे एनर्जी जनरेट होती है, दैट एनर्जी कैन बी जनरेटेड बाय ओनली 1 केजी ऑफ यूरेनियम। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ी टास्क होती है, ठीक है। द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द रिएक्टर कूलेंट, वाटर, गैस और लिक्विड मेटल यूज एज ए कूलेंट। द हाई टेम्परेचर कूलेंट यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। जो टेम्परेचर कूलेंट होता है उससे हम क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कूलेंट में अगर आप BWR यूज कर रहे हैं तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकते हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब जो हमारी हाई टेम्परेचर स्टीम है उससे टरबाइन को रोटेट कराते हैं और टरबाइन से अल्टरनेटर को रोटेट कराते हैं और अल्टरनेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस और एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो एडवांटेज क्या है, लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है, स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा चाहिए नहीं हमें, ठीक है, वेदर कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है, मैन पावर कम रिक्वायरमेंट होती है। तो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। बट इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, कि इसके लिए सबसे पहले तो बहुत ट्रेंड ऑपरेटर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी आर डीलिंग विद द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड दैट कुड बी वेरी मच डेंजरस। स्मॉल जो भी हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही होती है, दैट कुड बी वेरी डेंजरस। जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है। पॉपुलेशन पे इसका इफेक्ट बहुत बैड इफेक्ट हो सकता है और फ्यूल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और उसको स्टोर करना भी डिफिकल्ट होता है। तो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स। वी डिस्कस द लेआउट ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स। नाउ वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कोजनरेशन। As you can easily understand by the name, cogeneration means both though two or more energy can be generated at a time. Like we generate electricity as well. But if we talk about the conventional power plant, we burn the fuel and we use heat energy to convert into the heat energy. But the heat energy is waste. हम हीट एनर्जी का तो कोई यूज कर ही नहीं रहे, केवल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और जो हीट उससे एक्सेस में बच रही है वो वेस्ट जा रही है हमारी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उस हीट का यूज करें? यस। हम क्या कर रहे थे अब तक, 43% हीट हमारी वेस्ट जा रही थी, 44% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, 100% फ्यूल का यूज कर रहे हैं। उस 100% में अगर हमने 13% हमने लॉस भी निकाल दिए तो 44% को हमने इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट किया, 43% को हीट में यूज किया और इस हीट का यूज हम कहीं और कर सकते हैं। मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की लेकिन उसके साथ में हीट एनर्जी भी हम जनरेट कर रहे हैं। तो जब हम दो एनर्जी का एक साथ यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल है विद हीट एनर्जी, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि कोजनरेशन हो रहा है, या कंसेप्ट ऑफ कोजनरेशन इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, कंबाइंड हीट एंड पावर, CHP प्लांट भी इसको बोल देते हैं, इज द यूज ऑफ हीट इंजन टू साइमल्टेनियसली जनरेट बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजफुल हीट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हीट इंजन का यूज करते हैं। ठीक है, लो प्रेशर स्टीम कमिंग फ्रॉम टरबाइन इज नॉट कंडेंस टू फॉर्म वाटर। इसको हम हीट को कंडेंस नहीं करते हैं, जो भी टरबाइन से वाटर निकल के आ रहा है, बल्कि इसका हम यूज किस किस में कर सकते हैं, हीटिंग में कर सकते हैं, बिल्डिंग की जो कूलिंग है उनमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं और यूज कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट है यूजर को और सोसाइटी को? तो पावर एनर्जी की एफिशिएंसी हमने इंक्रीज कर दी, जहां पे पहला 40% से ज्यादा उसको हमने एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी पहले से। एमिशन हमारा बहुत कम हो गया, जो पहले ज्यादा वेस्ट जा रहा था वो वेस्ट अब नहीं हो रहा है, अब उसको हम कहीं ना कहीं यूज कर ले रहे हैं। एनर्जी कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो गई, जो पहले हम स्पेस हीटिंग के लिए या
वाटर हीटिंग के लिए जो चीजें यूज कर रहे थे, अब उसको यूज ना करके हम डायरेक्टली यहाँ से यूज कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट इससे कम हो जाएगी। इट ऑल्सो सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी, को जनरेशन में हम रिन्यूएबल एनर्जी को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एम्पावर्ड बिजनेस एंड सिटीजन, ठीक है, बिजनेस में भी इसको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हमारे वेस्ट कम हो रहे हैं, ठीक है। और एनहांस एनर्जी सिस्टम रिसाइलेंस, ठीक है। कैसे? को जनरेशन कैन जनरेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट needed at a certain time in a certain place. This brings flexibility and resilience to an energy system which has to cope with a growing number of intermittent renewables such as solar and wind power. The last benefit is reduced transmission and distribution cost, ठीक है। को जनरेशन में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो हीट जनरेट हो रही है, उसकी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो एज कंपेयर टू अदर जनरेटिंग प्लांट वो काफी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैप्टिव पावर प्लांट। सो कैप्टिव पावर प्लांट बेसिकली in the absence of reliable and cost effective electricity through the local distribution company known as DISCOM, an electricity customer typically industrial or commercial undertake captive power generation। मतलब होता क्या है कि कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हमको जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उससे पावर रिसीव हो पा रही है या सफिशिएंट पावर रिसीव नहीं हो पा रही है। वी रिक्वायर 24 आवर्स सप्लाई, बट जो कंपनी है वो हमको केवल 8 आवर्स 9 आवर्स की सप्लाई दे रही है जनरली, जो कि हमारे रूरल एरियाज में बहुत होता था। तो कैप्टिव पावर प्लांट में हम क्या कर सकते हैं, अपने खुद के पावर प्लांट लगा सकते हैं, जैसे सोलर पावर प्लांट लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे जो ग्रिड पे डिपेंडेंसी है उसको कम करता है, साथ ही साथ जो हमारी सरप्लस पावर है उसको जनरेट करता है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज एक गांव है, पूरा गांव मिलके एक प्लांट का इंस्टॉल करता है, ठीक है, और वो इतनी एनर्जी जनरेट करता है कि सब लोग उसका यूज भी कर लें और तब भी हमारे पास पावर कुछ एक्स्ट्रा बची रहे, तो हम उसको आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है उसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। पावर को हम सेल आउट भी कर सकते हैं, तो कंज्यूमर के पास ये बेनिफिट भी होता है। तो कैप्टिव पावर प्लांट जो होता है ये कोई पर्सन इंस्टॉल कर सकता है, कोई सोसाइटी इंस्टॉल कर सकती है, ठीक है, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। कैप्टिव पावर प्लांट जनरली जो हमारा 6 स्टेट है, गुजरात, उड़ीसा, आंध्रा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। यूपी में भी यूज होने लगा है, बिहार महाराष्ट्र में भी यूज हो रहा है, और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो इसको बहुत यूज कर रही है। आप देख सकते हैं जो शुगर मिल्स होती हैं वो अपना पावर प्लांट यूज करती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो अपने पावर प्लांट्स का यूज करती है फॉर दी एनर्जी कंजप्शन, और एनर्जी को फिर सेल आउट भी करते हैं, ठीक है। तो उससे उनका प्रोडक्शन भी हो रहा है और उनको पे नहीं करना पड़ रहा है बाहर कंपनीज को, और उनकी जो डिपेंडेंसी है वो भी खत्म हो रही है, ठीक है। सेम विद अदर इंडस्ट्री। The captive generator has a number of fuel options today. The choice could be between oil, natural gas, naphtha, biogas, or coal. These are also options like wind and hydro. Many options are available for captive generation. The most important is solar energy, ठीक है, और biogas energy, natural gas energy we are using, ठीक है। And the availability of open access is the major issue related to selling of power to grid by the captive power plant, ठीक है। ओपन एक्सेस होता है, पावर को सेल आउट भी कर सकते हैं। पावर प्लांट का साइज वेरी कर सकता है, बहुत छोटे पावर प्लांट भी हो सकते हैं, बड़े पावर प्लांट भी हो सकते हैं, 0.2 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक के भी प्लांट हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कैप्टिव पावर प्लांट एंड द एडवांटेज ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट कि बहुत क्लोज होता है लोड सेंटर के, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। ग्रिड के साथ अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके बहुत बेनिफिट हो जाते हैं, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी या जो वेस्ट और हीट होती है हमारी कोजनरेशन से वो हमारी इंप्रूव हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, कैप्टिव पावर प्लांट का जो डिजाइन है वो मॉड्यूलर होता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट, ठीक है। थैंक यू।